अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की आम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ बेनतीजा ख़त्म होने वाले मुज़ाकरात के बाद दोबारा शुरू होने वाले पाक अफ़गान मुज़ाकरात से करेंगे। ज़राए बता रहे हैं कि इस्तांबुल और दोहा की दरख्वास्त पर पाकिस्तान दोबारा तैयार हुआ है, ताहम इस बार भी मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकज़ी मुतालबे पर होंगे कि अफ़गानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़े, मुसद्दिक़ा और मौसर कार्रवाई करे। यही बात दोहा मुआहदे में भी तय हुई थी, जिसे काबुल ने तय करके यू टर्न लिया और इस्तांबुल में तहरीरी जमानत देने से इनकारी हो गया। नाज़रीन, अब पाकिस्तान का कहना यह है कि इस इनकार के पीछे नई दिल्ली है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साफ कह चुके हैं कि उन्हें पहले ही मुज़ाकरात की नाकामी का इल्म था। मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल के पास था ही नहीं। ख्वाजा आसिफ का एक न्यूज़ शो में कहना यह था कि काबुल में बैठे लोग मुज़ाकरातकारों के तार खींच रहे हैं और ये सारा जो पुतली तमाशा है ये दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि इस बार मुज़ाकरात से क्यों उम्मीद रखी जाए। टीटीपी टीटीए ही का एक ब्रांड है। दोनों में वही फ़र्क है नाज़रीन जो किसी फौज की दो कोरों में होता है, और इसकी तस्दीक हालिया नाकाम मुज़ाकरात से भी हो चुकी है। काबुल टीटीपी के खिलाफ जाने को तैयार नहीं। काबुल पहले भी टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा था और अब तो उसे भारत की मुकम्मल आशीर्वाद हासिल है। इस आशीर्वाद के बावजूद पाकिस्तान को माइनस करके काबुल का फलना फूलना नामुमकिन नहीं तो बेहद मुश्किल ज़रूर है। इसकी वजह अफगानिस्तान का लैंड लॉक होना है। इसे दुनिया से राबते के लिए समंदर या तो ईरान दे सकता है या फिर पाकिस्तान। इन पड़ोसियों में तुर्कमानिस्तान की बंदरगाह तुर्कमान बाशी पोर्ट महंगी पड़ने की वजह से काम की नहीं। ईरान की बात करें तो उनकी बंदरगाह चाबहार उसे सूट करती है, लेकिन ईरान के साथ भी ताल्लुकात में उसकी कभी गर्मजोशी रही है और नहीं ये जो अफगान मुहाजिरीन हैं उनको पाकिस्तान की तरह कभी ईरान ने कबूल किया है कि पूरा ईरान उनके लिए खोल दिया जाए। जहां चाहो चले जाओ, कारोबार करो, शादियां करो और शादबाद रहो। ये गलती सिर्फ पाकिस्तान ने की नाजरीन, और अब खमियाजा भी भुगतता दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान की 80% तजारत पाकिस्तान के मरहूने मिन्नत है। भारत फ़ज़ाई रास्ते से कब तक और कितना सपोर्ट करेगा, काबुल को ये सोच कर ही पाकिस्तान की मुखालफत में जाने की हद तय करनी होगी। तजारत के साथ साथ अफगान अवाम के गम की बात करें, खुशी की बात करें, दवा दारू की बात करें तो वो भी पाकिस्तान के साथ ही है। लाखों अफगानी पेशावर, क्वेटा और यहाँ तक कि इस्लामाबाद के अस्पतालों से शिफायाब होते हैं। गुज़श्ता बरस की अगर हम बात कर लें, एक सर्वे सामने आया था जिसमें जलालाबाद के 384 मरीजों से राय ली गई थी। 88% ने पाकिस्तान में इलाज को बेहतरीन और इत्मीनान बख्श करार दिया। वहाँ तो इलाज मुआलजे का हाल ये है नाजरीन कि 3300 शहरियों के लिए एक डॉक्टर है और 2500 अफगानों के लिए अस्पताल का औसतन एक बेड मुयसर है। तिजारती बंदिश के साथ पाकिस्तान की जानिब से मेडिकल वीज़ों के इजरा में कमी तालिबान के खिलाफ गिरती मकबूलियत में इजाफे का सबब बनेगी। इलेक्शन न करवाना शहरी और ख़ास तौर पर ख़वातीन के हुकूक से पहलू तही की वजह से पहले ही उबूरी हुकूमत की अगर बात करें तो सिफारती तन्हाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान से दूरी उसे मजीद तन्हा कर देगी। नई दिल्ली की शह पर आज मोहसिनों की छातियों पर गोलियां दागते हुए तालिबान को जल्द इस बात का एहसास हो जाएगा। फिर शिमाल से अहमद शाह मसूद के जो साहबजादे हैं अहमद मसूद, उनकी तालिबान क़यादत के खिलाफ आवाज़, और फिर दूसरी तरफ हकानी ग्रुप का तकरीबन तैयार होना किसी बड़ी तहरीक का पेश ख़ैमा है। अगर बुनियादी हुकूक के लिए कोई तहरीक उठती है तो भारतीय सलामती का मुशीर शातिर बूढ़ा अजीत दोवल तालिबान को कब तक, कितनी और किस कीमत पर मदद देगा। इस इंट्रो के साथ मुज़ाकरात का सिलसिले दोबारा जुड़ने पर हमारा पैनल क्या राय रखता है, उनके पास चलते हैं। क्या उन्हें कोई उम्मीद या तवक्को है कि इस बार काबुल से मुज़ाकरातकारों की डोरियां नहीं हिलेंगी, और सबसे अहम ये कि क्या काबुल टीटीपी को मुल्क बदर करने जा रहा है और ये मसले का हल है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हमें ज्वाइन किया है अली फुरकान साहब, हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। उन्हीं के साथ सीनियर एनालिस्ट शहजाद अनवर फारूकी मेरे ज्वाइन किए हुए हैं। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से मोहम्मद नौशाद अली साहब, आज़म मलिक साहब, और कराची से मैं ज्वाइन कर रहे हैं जी शराज हसनात साहब। आप तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं पहले शहजाद फारूकी साहब सर आपकी तरफ आऊँगी। सर, पाकिस्तान का मुज़ाकरात पर दोबारा आमादा होना, कहीं ना कहीं बहुत सारे नाक़दीन ये कहते दिखाई दे रहे हैं काबुल का जो मौक़िफ़ था वो दुरुस्त साबित हो रहा है इससे कि हम तो टेबल पर ही मौजूद थे, ये पाकिस्तान है जो उठ गया था बात मुकम्मल किए बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का जो कॉर्नर स्टोन था वो हमेशा से पुरअमन बक़ाए बाहमी का असूल रहा है कि पाकिस्तान जियो और जीने दो के असूल पर यकीन रखते हुए अपने तमाम हमसायों के साथ पुरअमन तल्लुकात जो है उनको बढ़ाने का ख्वाहिशमंद रहा है और ख्वाहिशमंद है और रहेगा। प्रॉब्लम ये है कि अफ़गानिस्तान का मामला अगर हम इसकी हिस्ट्री पर थोड़ा सा गौर करें तो शुरू ही से
एक लव हेट रिलेशन, या मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान की तरफ से तो ज़्यादातर हमें नापसंदीदगी का ही सामना करना पड़ता रहा, और पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की जानिब से मुखालफाना जज्बात जो थे वो अक्सर देखने में आए। चाहे आप दाऊद ख़ान की हुकूमत का वक्त देख लें या उसके बाद ऑनवर्ड जो भी सिचुएशन जब भी तब्दील होती थी, उनको ज़रूरत पड़ती थी तो वो हमारा उस तरह से साथ चाहते थे कि हम इंटरनेशनल फोरम्स पर अफ़गानिस्तान का साथ दें, खा उन पर जो है वो रूस का हमला हो या उसके बाद अमेरिका की तरफ से कार्रवाइयाँ हों। तो उस वक्त तो उनको पाकिस्तान बड़ा अच्छा लगता था। पाकिस्तान ने भी 40 साल से ज़्यादा, 40 लाख से ज़्यादा लोगों को अपनी पास रखा, उनकी मेहमान नवाजी की, लेकिन उसका नतीजा जो है वो हमें क्लाशनकोफ और हेरोइन जैसे कल्चर के फ़रोग की सूरत में मिला। यहाँ पर इंतहा पसंदाना सरगर्मियों का के लिए भी एक साजगार माहौल बन गया, चूँकि हमारे हमसाये में ये सब कुछ हो रहा था। तो पाकिस्तान के लिए बहुत देर तक इस जलती हुई आग से अपना दामन बचाना मुश्किल था। पाकिस्तान ने एक दो चीज़ें पाकिस्तान के एंड पे भी हैं कि पाकिस्तान को जब कभी वो तस्वीराती गहराई अगर वो अफ़गानिस्तान में ना ढूंढता तो शायद पाकिस्तान के लिए हालात इतने ख़राब ना होते। पाकिस्तान की किसी ज़माने में ये ख्वाहिश रही है कि अगर भारत जो कि मशरक़ी सरहद पर उनका सबसे बड़ा दुश्मन है और रवायती दुश्मन है और साइज़ में 8 गुना बड़ा है, तो उसके साथ अगर कभी हम हालत जंग में जाएंगे तो हमें स्ट्रेटजिक डेप्थ चाहिए होगी या तस्वीराती गहराई चाहिए होगी, तो हम उसके लिए अफ़गानिस्तान सोचते थे। लेकिन अफ़गानिस्तान आपने देख लिया कि अफ़गानिस्तान सिर्फ़ अपने मतलब का है। यहाँ पर क्रिकेट से लेके बाकी तिजारत और दीगर तल्लुकात को देख लें तो पाकिस्तान को कभी भी अफ़गानिस्तान की तरफ से वो मदद कभी भी नहीं मिली जो एक हमसाया ब्रादर इस्लामी मुल्क की तरफ से पाकिस्तान को मिलनी चाहिए थी। मुझे लगता ये है कि शायद हम इसको इस्लाम और मतलब मुस्लिम मुल्क होने के नाते और हमसाया मुल्क होने के नाते जितनी रियायत से काम लेते रहे हैं वो भी शायद किसी हद तक हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। अब हमने अपनी लाइंस जो हैं वो तय कर ली हैं कि भाई ये हमारी लाइन है, आपको हर सूरत जो है कालदम तंजीमों जो कि प्रॉक्सी के तौर पर भारत की अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही हैं, उनको रोका जाए। ये हमारा मेन और मोटा एक नुकाती एजेंडा है। बाकी और बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल होना है, ये सबसे ज़्यादा अफसोसनाक है। और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से पाकिस्तान के जो लोग वहाँ पर इस वक्त बातचीत में मुलव्वस हैं, उनका बिल्कुल दुरुस्त मौक़िफ़ है कि इससे पीछे तो 1 इंच नहीं हटना चाहिए। और पाकिस्तान ने कभी भी मुज़ाकरात से भागने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान ने तो इस दफ़ा भी वहाँ पे कोशिश की कि मामलात आगे बढ़ाए जाएं, लेकिन अगर अफ़गानिस्तान की तरफ से टेबल पर रखा ही कुछ नहीं जाएगा तो पाकिस्तान क्या कर सकता है? ठीक हो गया जी, पाकिस्तान क्या कर सकता है। शराज हसनात साहब, सर ये फरमाइएगा कि क्यों इस बार ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इनसे हम उम्मीद रखें, क्या कतर और तुर्की का भरम रखने के लिए पाकिस्तान रजामंद हुआ है दोबारा से टेबल पर बैठने के लिए? क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने अल अरबिया को जो इंटरव्यू दिया उनमें उन्होंने कहा कि कतर और तुर्की के कहने पर काबुल का रवैया बदलता है तो बेहतरी का इम्कान है। यानी ये जो दोनों ममालिक हैं ये समझा सकते हैं काबुल को। आपको लगता है शराज साहब ऐसा? थैंक यू वेरी मच आसमा साहिबा। बिल्कुल कतर और तुर्किया के कहने पे अफगानिस्तान दोबारा मुज़ाकरात के लिए बैठा है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्रेडिट मोहसिन नकवी को देना चाहूंगा। ईरान में जो उन्होंने जेस्चर दिया है, जो रोल प्ले किया है अफगानी वजीर के साथ, ही केम आउट विद दिस कि जी मुज़ाकरात हल में और हम बैठ के पूरी सॉर्ट आउट कर लेंगे। दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव जेस्चर। तो ख्वाजा आसिफ और मोहसिन नकवी इट्स मोर लाइक दे वर प्लेइंग गुड कॉप बैड कॉप, जहाँ पे एक तरफ से बहुत हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट्स आ रही थी एंड ख्वाजा आसिफ किसी सूरत भी कंप्रोमाइज करने पे तैयार नहीं थे ऑन मल्टीपल थिंग व्हिच आई बिलीव कि वो काफी हद तक ठीक थे। वहीं दूसरी तरफ मोहसिन नकवी का ये जेस्चर जो था, ये बड़ा इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। नंबर 1। नंबर 2, हमें चीज को अंडरस्टैंड करना है कि इसमें बेशक कतर और तुर्किया साथ हैं और दोनों मिलकर ये एफर्ट पुट इन कर रहे हैं, मगर ईरान का भी बहुत बड़ा रोल है और ईरान भी उस कन्विंसिंग के लिए अपना एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि ईरान इज ऑलरेडी गिविंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट टू अफगानिस्तान। नंबर 3, आपने जितना भी एंटर में बातें की, मैं सारी बातों से एग्री करता हूं और खासतौर पे फारूकी साहब की इस बात से भी एग्री करता हूं कि देर आए दुरुस्त आए। मगर हमें ये जानना चाहिए कि अफगानिस्तान में खाली अफगानियों का हमारे साथ मफाद नहीं था, हमारा भी अफगानिस्तान की सरजमीन पे मफाद था। और वो जो हुक्मरान आते रहे उन्होंने अपने मफाद के लिए, अपने इक़्तिदार को, खासतौर पे डिक्टेटर्स ने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए अमेरिकन का या दूसरी कुव्वतों का आलाकार बनते हुए अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को घसीटा, जिसका नतीजा हमें हेरोइन
और क्लैशिंग ऑफ कल्चर और मुहाजिरीन और बाकी चीजों में मिला, जो आज टेररिज्म की सूरत में हम भुगत रहे हैं। तो बिल्कुल हमारी अपनी गलतियां बहुत ज्यादा शामिल थी, सही। जिसकी वजह से हमें सारा कुछ करना पड़ा। कमिंग बैक, देखें अफगानिस्तान के साथ आप अंडरस्टैंड करें कि अफगानिस्तान की हिस्ट्री को अगर उठाएंगे ना, तो उन्हें फतह करना मुश्किल है। आज तक कोई उन्हें नहीं कर सका। मैं उसकी बैकग्राउंड और ग्राउंड रियलिटीज में नहीं जाऊंगा, हम्म, मगर कहीं ना कहीं आपको अफगानिस्तान को ये रियलाइज कराना है कि इस वक्त आपके उनके लिए इंपॉर्टेंस क्या है। मसला ये है कि अफगान अवाम के दिलों में आपके लिए बहुत ज्यादा नफरत भर दी गई है। आपने जिस वक्त उनके ऊपर इन्वेस्ट करना था, उस वक्त इंडिया ने उनके ऊपर इन्वेस्ट किया। इंडिया ने अफगानियों को मेडिकल इंजीनियरिंग और पता नहीं क्या क्या तालीम और तरबियत दिया, उनको वीजा फ्री एक्सेस दिया, उनको पूरा इंडिया में फिरने की इजाजत थी। और आज अफगानी इस चीज को रियलाइज करता है। पाकिस्तानियों के लिए उनके दिल में आज नफरत नहीं है, मोहब्बत नहीं है, नफरत है। तो वो जो पीपल टू पीपल कनेक्शन था, वो इस हद तक बुरा हो गया कि आज अफगान हुकूमत, जिसको पाकिस्तान की तरफ से हमेशा बहुत सपोर्ट रही, जिसको पाकिस्तान ने चलाया और बनाया, आज वो पाकिस्तान के सामने जो है वो आंखों से आंखें मिला रहे हैं और बातें कर रहे हैं, और किसकी शय पे? इंडिया की शय पे। तो कमिंग बैक कि ये राइट मौका है आपसे मुतालबत बनवाए। मुतालबत फंसे कहां पे हुए हैं, हमें ये जानना है। मुतालबत सिर्फ ये फंसे हुए हैं कि पाकिस्तान एक रिटर्न श्योरिटी चाह रहा है अफगानिस्तान से कि उसकी जमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, जो तो बहुत बड़ी बात नहीं है। दैट इज द पाकिस्तान मेजर डिमांड एज वेल। लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि सेंसिबली ले, और तो जो बाकी लोग जिस तरह तुर्की और कतर रोल प्ले कर रहे हैं, उनके साथ मिलते हुए अफगानिस्तान को कन्विंस करें, उन्हें रियलाइज कराएं कि अफगानिस्तान की पाकिस्तान कितनी बड़ी जरूरत है अपने मुआशी एतबार से। लास्टली, अफगानिस्तान अपने मुआशियत के हवाले से ईरान की तरफ भी देख रहा है, चाइना के साथ भी चीजें लेके चलना चाह रहा है। हाउस पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पोर्ट वो जो सेंट्रल स्टेट्स है वहां पे भी जाना चाह रहा है, और इंडिया की तरफ से उसको बहुत बड़ी इमदाद और बहुत बड़ी तजारत की ऑफरें आ रही हैं, और ठीक हो गया। पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जहां से उसने जा रहा है। सो कमिंग बैक, मेरा ख्याल है दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान, एंड दैट इज अगेन एन अपॉर्चुनिटी फॉर अफगानिस्तान टू सेटल डाउन थिंग्स। ठीक है, और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए है, चीज़ों को समझना चाहिए है, बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहिए है दोनों को। लेकिन जब बेहतरी की तरफ चीज़ों को लेकर जाने की बात हो रही है आज़म मलिक साहब, तो बहुत सारे लोग हमें ये कहते हुए दिखाई दिए कि इन मुज़ाकरात के लिए ख्वाजा आसिफ साहब का इंतखाब किया जाना सही नहीं था। इन मुज़ाकरात के लिए TTA के साथ बैठने के लिए ज़रूरी था कि इसहाक डार जैसे जो लोग हैं उनको भेजा जाता, कुछ और जो पॉजिटिव लोग हैं उनको भेजा जाता। मैं ख्वाजा आसिफ को नेगेटिव नहीं कह रही हूँ, लेकिन चूंकि उन मुज़ाकरात के शुरू होने से पहले ये बात कर रहे थे कि उनको ये मुज़ाकरात कामयाब होते दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि इसकी डोरियां जो हैं वो नई दिल्ली से हिलाई जा रही हैं। जी आसमा, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ी खूबसूरत बात की। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ को वाकई इन मुज़ाकरात में नहीं होना चाहिए था। देखिए, दुनिया भर के अंदर आपने जितनी भी जंगें देखी, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स देखे, एट द एंड ऑफ द डे आपने टेबल पे ही बैठना होता है। आपने दूसरी जंग अज़ीम में जापान को एटम बॉम्ब से तबाह कर दिया, लेकिन फिर आप टेबल पे बैठ गए। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे टेबल टॉक से ही आप मामलात को सुलझाते हैं। सही। देखिए असमा, तालिबान की मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान के लिए ये हम समझते हैं कि एक संगीन सिक्योरिटी और सफारती चैलेंज बन चुकी है। हमने 4 दहाइयों तक जो अफगानी थे उनकी मेज़बानी की, उनकी मदद की। आज जब उनकी हुकूमत तालिबान की आई है, तो वो दहशतगर्द गिरोहों को खुसूसन TTP के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं कि हमारे सैकड़ों जवान वो शहीद कर चुके हैं। देखिए, अगर आप तालिबान का इक़्तिदार देखें, तो उनकी सोच देखें, जो अभी आप थोड़ी देर पहले आप बता रही थी, तालीम पर पाबंदियाँ हैं, ख़वातीन के बुनियादी हकूक़ के खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इंतहा पसंद सोच जो है, उसका फ़रोग़ किया जा रहा है, जो इलाकाई अदम इस्तेहकाम का बायस बन रहा है आसमा। देखिए, पाकिस्तान के लिए आसमा एक रास्ता ये भी है कि वो सख्त सिक्योरिटी के इक़दामात के साथ-साथ हमें इलाकाई सफारतकारी को मुतहर्रिक करना है। जैसे शराज़ ने बात की, मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है, वो पहले ईरान गए हैं, फिर वो मस्कत गए हैं। मैं आपको बताता हूँ शराज़ साहब, कि ईरान के अंदर उनकी मुलाकात हुई है सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली अरद शेर लारजानी से, जो बड़े सदर के बाद सबसे मजबूत ओहदे के मालिक हैं। और फिर उनकी सदर से भी मुलाकात हुई। इस मौका पर मैं आपको ये एक खबर दे रहा हूँ कि ईरानी सदर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ये कहा है कि मौजूदा टेंशन को दूर करने के लिए वो अपना एक मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। अगर पाकिस्तानी हुकूमत चाहे तो वो इस पेशकश के साथ आगे आ सकते हैं कि ये मुज़ाकरात जो हैं, वो ये कामयाबी की तरफ बढ़ें। और यही वजह है कि उसके बाद कतर और इस्तांबुल की मुदाखलत से दोबारा ये मुज़ाकरात जो शुरू हुए हैं। आपकी पहली बात तो बहुत ठीक है, ख्वाजा आसिफ के ये बयानात जो हैं, वो जल्दी पर तेल का काम कर रहे हैं। देखिए, उम्मीद की किरण पैदा होनी चाहिए। जो इस तरह के सख्त जो बयानात हैं, वो वाक़ई मामलात को जो है वो ख़राब करते हैं। देखिए, भारत का जो मुमकिन किरदार है, उसकी जो प्रॉक्सी है, उसने
हम सारे लोग इसके ऊपर मुत्तफिक हैं कि उसने जो है करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान के ऊपर, और अपनी प्रॉक्सी के जरिए मार्का हक के दिनों में भी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है। मैं समझता हूँ आसमा, आखिरी बात, इसका हल अस्की नहीं बल्कि जामे होना चाहिए। सिक्योरिटी, सिफारतकारी, मुआशियत और समाजी इस्लाहात पर मबनी ठीक है। पाकिस्तान को जहां पर अपने आप ये अंदरूनी फरमा रहे हैं इस्तेहकाम। कि इसका हल जी। जो है वो अस्करी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं नौशाद साहब अभी भी पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर हमें ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि टीटीपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई को छोड़कर कोई और रास्ता हमारे पास है ही नहीं है कि इसका डंक भी निकल जाए और हम महफूज भी रहें और काबुल के लिए भी मसला ना हो। तो हमें अब टीटीपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना होगी। पहले मुज़ाकरात से कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ, तो अभी के जो मुज़ाकरात अभी जो हो रहे हैं उनसे भी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तान तो कार्रवाई कर रहा है, ऐसा नहीं कि कार्रवाई हो नहीं रही। पाकिस्तान तो पिछले 4 साल से, जब से ये पॉलिसी तय की गई है कि दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि जो इनसे पहले बातचीत की गई उसके बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर दोबारा आई, खासतौर पर जब अफगान तालिबान हुकूमत आई, ये जो इस वक्त करंट रजीम है अफगानिस्तान में। तो ये तो बात है ही नहीं। असल मसला ये है कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की महफूज पनाहगाहें अफगानिस्तान में हैं, जो फैसिलिटेशन उनको अफगानिस्तान से मिलती है और जो उनको फाइनेंशियल एड कह लीजिए, इक्विपमेंट की सूरत में एड कह लीजिए, या दूसरी जो जिसको आप कहते हैं स्ट्रेटेजिकली जो उनको डेप्थ मिलती है वहां अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है। और पाकिस्तान इसके जिसे कहते हैं ना अनडिनाएबल प्रूफ्स के साथ ये तमाम दुनिया के जो रेलेवेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वहां ये दे चुका है, अफगानिस्तान को फराहम कर चुका है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अफगान तालिबान इस पोजीशन में नहीं है कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान या उस जैसे ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई करें। क्यों? इसलिए कि जो अफगान तालिबान रजीम इस वक्त बैठा हुआ है वो उनका मरहूने मिन्नत रहा है, इसी वजह से वो आज हुकूमत में आए हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि जब वो अपने अंदर ये तय करेंगे, ये जो इन राइटिंग नहीं में दे रहा अफगानिस्तान, उसकी भी वजह यही है कि अगर वो इन राइटिंग देंगे तो फिर उन्हें ये जो तहरीके तालिबान और उसकी जो तमाम इत्तेहादी ग्रुप्स हैं, ये पाकिस्तान को छोड़कर ये उस तालिबान रजीम के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और वहां बम धमाके और वहां दहशतगर्दी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो उनके खिलाफ उठ खड़े होंगे। और वहां पे इस वक्त जो प्रॉब्लम है, आपने खुद बताया कि वहां पर चाहे हक्कानी हो या वहां पे शाह मसूद या अहमद शाह मसूद के जो ग्रोह हैं, या वहां पे जो नेशनल गार्ड है उनकी जिसको जो पसपा होने के बाद ही अफगान रजीम आए थे, तो ये जो वहां पे ताकतें मौजूद हैं, वहां इंटरनल प्रॉब्लम इतना ज्यादा है इनके दरमियान कि वहां जरा सी भी अगर कोई शोरश पैदा हुई, इंटरनल मामलात हुए, तो ये तालिबान रजीम टिक नहीं सकेगा। सो अब वो कैच 22 में फंसे हुए हैं। हमारी भी मजबूरी ये है कि हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि हम जो है वो टीटीपी या दहशतगर्दी को रोकें, क्योंकि हम जिन जिन तरह के जो जैसे कह लीजिए कि जिन मकासद की तरफ हम गामजन हैं, वहां पर दहशतगर्दी जो है वो उनके रास्ते की रुकावट बनी हुई है। तो हमें हर हाल में उसको रूट आउट करना है। और ये जो लोग कहते हैं कि टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है, इसके अलावा आपके पास चॉइस नहीं है। माजी में जब जब आपने इनके साथ बातचीत और मुज़ाकरात किए हैं, एक्चुअली इन्होंने मुज़ाकरात का टाइम लेकर अपने आप को रीग्रुप किया है और दोबारा से ये हमलावर हुए हैं अपनी दोबारा से ताकत को मुश्तमे करके। ये इसी तरह की बात जो इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके बारे में भी की जा रही है कि ये वक्त टाल रहे हैं वो नौशाद साहब अपने नहीं सवाल में मैं यही पूछना चाहती थी। देखिए, कार्रवाइयाँ तो जारी हैं, लेकिन कार्रवाई के साथ साथ जब कहीं ना कहीं से मुज़ाकरात की बात आ जाती है और मुज़ाकरात होने लग जाते हैं तो उन्हें मजबूत होने का टाइम मिल जाता है। अली फुरकान साहब, ये सवाल लेकर मैं आपके पास आ जाती हूँ। सर, पाकिस्तान का टीटीपी के खिलाफ मौसर और मुसद्दिका कार्रवाई से क्या मुराद है? जैसे कि नौशाद साहब ने फरमाया और हमारे इल्म में है कि कार्रवाइयाँ तो चल रही हैं, लेकिन फिर मौसर और मुसद्दिका कार्रवाई क्या है? क्या हम बिल्कुल वहाँ अंदर जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे होंगे? ये मुराद है इससे अफगानिस्तान के अंदर? क्योंकि कुछ अर्सा पहले भी हमने अफगानिस्तान के हदूद के अंदर जाकर भी उन्हें निशाना तो बनाया था, सबक तो सिखाया था। अली साहब, पाकिस्तान का मुतालबा जो है वो तो देरीना है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अब की बार जो है वो पाकिस्तान ये चाहता है कि क्या इकदामात उठाए जाएंगे, उसके मुतल्लिक जो है वो बताया जाए किस किस्म के इकदामात उठाए जाएंगे। मिसाल के तौर पे तालिबान जो है वो ये कहते हैं कि हम टीटीपी के इन जो लोग हैं इनको हम मुंतकिल कर देते हैं पाकिस्तान की सरहद से दूर और इनको हम काबुल के करीब जो है वो आबाद कर लेते हैं। ये तजवीज़ पहले आ ये भी है। सॉरी अली साहब, वहाँ का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि काबुल ने टीटीपी को मुल्क बदर करने की भी तजवीज़ दी है। तो फिर ये कहाँ जाएंगे? तो पाकिस्तान ही आएंगे? ये ऐसी कोई तजवीज़ है, दी गई है, आपके इल्म में है?
नहीं, मुल्क बदर करने की तजवीज़ तो नहीं है, अच्छा। क्योंकि ऐसा कोई उनको कबूल करने को तैयार नहीं है। ये ज़रूर उन्होंने कहा कि आप इनके साथ बातचीत आप इनके साथ कीजिए। वो बात तो ख़त्म हो गई। पाकिस्तान ने ये वाजे कर दिया है कि टीटीपी के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। ये रियासत मुखालिफ अनासर हैं, इन्होंने पाकिस्तान में जो है वो लोगों को शहीद किया है। ये ऑप्शन तो इस वक्त बातचीत में बिल्कुल नहीं है। अब जिस तरीके से बात की कुछ साथियों ने कि मुज़ाकरात जो है वो क्यों नाकाम हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि उनके खिलाफ जो इक़दामात उठाए जाएं वो ठोस हो, मुवस्सर हो और उनके मतलब आगाह किया जाए, उसका एक रोड मैप तय किया जाए। अब क्यों गुरेज़ा हैं तालिबान इसके ऊपर तहरीरी तौर पे देने पे? एक तो उनकी विल का मसला है, यकीनी तौर पे उनकी कैपेसिटी का मसला है, क्योंकि उनके अंदर इख्तलाफात हैं। उनके कुछ ग्रुप्स जो है वो टीटीपी के साथ बहुत ज़्यादा अलाइन है, कुछ नहीं है। लेकिन इससे बढ़ के भी एक मसला है। आपको याद होगा कि दोहा माहिदे में कुछ यकीन दहानियाँ करवाई थी तालिबान ने कि वो अल-कायदा को अपनी ज़मीन जो है वहाँ पर नहीं इस्तेमाल करने देंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एमन अल-ज़वाहिरी को काबुल में पनाह दी और फिर अमेरिका ने उनके ऊपर हमला किया। अमेरिका ने उनको वहाँ पे कत्ल किया, उनको हमले के नतीजे में उनकी हलाकत हुई। तालिबान आज तक उसके ऊपर एहतजाज नहीं कर सके हैं। कोई बयान आपको तालिबान का नहीं मिला। तालिबान शर्मिंदा दिखाई दे हमें उसके बाद 3 साल हो गए। क्यों? क्योंकि तहरीरी तौर पर यह कहा था कि हम अल-कायदा के लोगों को पनाह नहीं देंगे। इसलिए अब ये रिलक्टेंट हैं तालिबान ये देने में, लिखने के देने में, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान इसी किस्म की कार्रवाई जो है वो करेगा जिस किस्म की अमेरिका ने की थी, जिसका कि कुछ सबूत जो मौजूद है। तो उसके बाद तालिबान के पास ये जवाब नहीं रहेगा। अब भी आप देखिए पाकिस्तान ने तो हमला किया उन पनाहगाहों पे, लेकिन जवाबन काबुल ने, तालिबान ने हमारे फोर्सेस के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर हमला किया। तो मुज़ाकरात जो है, जो इतलात हैं वहाँ से वो ये हैं कि सिर्फ तुर्किया और कतर नहीं बल्कि कुछ दीगर दोस्त ममालिक ने भी जो है इस ख्वाहिश का इजहार किया और उनकी दरख्वास्त के ऊपर पाकिस्तान जो है वो मुज़ाकरात के लिए दोबारा गया है। पाकिस्तान अपना केस रख चुका है, दुनिया उस केस को मान रही है। मुज़ाकरात की नाकामी या कामयाबी अब तालिबान के ऊपर है, ये काबुल के ऊपर जाएगी। पाकिस्तान जो है वो बहुत वाज़ेह तरीके से मौक़िफ़ जो दिया है, जिसको दुनिया ने कबूल किया है, और अगला रास्ता भी जो है वो पाकिस्तान जो है वो सामने तयन कर चुका है। ठीक है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, लेकिन इस मौक़िफ़ पर हमारे अपने मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर दो मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। इमरान खान के तजवीज़ करदा महमूद खान अचकज़ई ने इस हवाले से एक बड़ा अहम बयान दिया है, उस पर बड़े सारे तबसरे हो रहे हैं, उसको हम भी डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। इमरान खान के तजवीज़ करदा महमूद खान अचकज़ई का एक हालिया दिनों दिया गया क्लिप जो है सोशल मीडिया पर, एक बयान जो है उसका क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसमें वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि मुज़ाकरात की जो नाकामी है उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान है, जो मुज़ाकरात के दौरान डराता है, धमकाता है। इससे ज़्यादा शिद्दत के बयान तो काबुल भी देता रहा है, लेकिन सवाल यहाँ नाज़रीन ये बनता है कि हमारे हज़ारों शहीदों को और ख़ास तौर पर इतने ज़्यादा हमारे लोगों को शहीद कर देने वाले, जिसमें बच्चे हैं, जिसमें हमारी ख़वातीन हैं, जिसमें हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमने हज़ारों लोगों की कुर्बानी दी है। लेकिन ये जो हमारे हज़ारों कातिल हैं, हमारे लोगों को शहीद करने वाले, उनको मुफ्त में ये वकील कैसे मिल जाते हैं? शराज असनाद साहब, आपके पास कोई है तौजीह है जो हम अपने लोगों के सामने रख सकें कि उन्होंने ये बयान किस तनाजुर में दिया है? अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ कैसे ऐसी बात कर सकते हैं वो? हमें थोड़ा सा इसके ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड में जानने और देखने की जरूरत है, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई ऑपोजिशन के नामजद उम्मीदवार हैं, नामजद हैं ऑपोजिशन लीडर के लिए, और उसमें जो रुकावटें डाली जा रही हैं और बाकी जो सारी चीजें, एवरीवन नोज अबाउट दैट। तो कहीं ना कहीं पे जिस तरह स्टेट उनके साथ एक रिस्पॉन्स कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं एंटायर स्टेट ग्रज में याद रखते हैं। जो मैं समझता हूँ, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि आपको जितना भी डिफरेंस हो, वो डिफरेंस आपका पॉलिटिशियंस वर्सेस पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट जरूर होना चाहिए, मगर पॉलिटिशियंस वर्सेस स्टेट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आज मैं हूँ, आप हैं, कल को ये दूसरे लोग हैं, कल को ये नहीं रहेंगे, इनकी जगह हर किसी की रिप्लेसमेंट है, कोई ना कोई आता जाता रहेगा। मगर स्टेट को अपनी जगह पे रहना चाहिए और स्टेट को अपने सारे पिलर्स के साथ स्ट्रांग होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टेट के जो चारों पिलर्स हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है, और इसी की वजह से ये बातें सुनने को मिलती हैं। ठीक और है। यही, और दूसरी बात आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है वेरी प्रिसाइजली कि जो आपकी कौमियत है वो बहुत मैटर करती है कि आप जहां पे रह रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पे लोग रह रहे हैं, उनकी आपस में रिश्तेदारी हैं, उनके आपस में रिश्ते हुए हैं, वो एक पर्टिकुलर उससे नेशन से बिलोंग करते हैं, तो वो वाले एलिमेंट, सिंपैथेटिक एलिमेंट्स जो है वो वहां पे बड़ा फॉल करते हैं, और शायद ये एक वजह है कि वो उसको बचाने के लिए स्टेट के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं।
ठीक है, लेकिन स्टेट के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाने से आज़म साहब आप नहीं समझते कि मसाइल जो हैं वो और गंभीर हो जाते हैं, दुश्मन को और ज़्यादा मौका मिल जाता है एक तनकीद मिनट का है। और बहुत सारे मामलात में डिले करने का भी, जैसे अफगानिस्तान अभी कर रहा है सर? देखिए आसमा, ये बयान वाकई एक संजीदा नोयत रखता है। महमूद खान अचकजई साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात कामयाब हों और पाकिस्तान अफगानियों को डराता है और धमकाता है। मैं समझता हूँ आसमा, ये मौक़िफ़ रियासती इदारों की कुर्बानियों की तौहीन के मुतरादिफ है। ऐसे वक्त में जब पाक अफगान सरहद पर कशीदगी बढ़ रही है और पाकिस्तान के दर्जनों जवान दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं, और ये कहना कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को डराता और धमकाता है, दरअसल आसमा महमूद खान अचकजई का ये बयान दुश्मन के बयानिए को तकवीत देता है। ये अफसोसनाक है आसमा कि एक सियासी रहनुमा जिसने हमेशा खुद को जमहूरियत और अवामी हकूक का अलमबरदार कहा, अब वो कौमी सलामती के हसास मामले पर गैर जिम्मेदाराना जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे बयानात मैं समझता हूँ आसमा ना सिर्फ पाकिस्तान की मुज़ाकराती पोजीशन को कमजोर कर रहे हैं, बल्कि भारत और अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ अनासर के हाथ भी मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल। ये वक्त आसमा कौमी यकजहती है, तकसीम पैदा करने का या दुश्मन के बयानियों को दोहराने का नहीं है। रियासत और अवाम दोनों को ऐसे बयानात का संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। मैं समझता हूँ तरीके इंसाफ को महमूद खान अचकजई से कतई तल्खी करनी चाहिए, और महमूद खान अचकजई को इस मौके पर शर्म आनी चाहिए कि जब पाकिस्तान जो है अपने सैकड़ों जवानों की कुर्बानियां दे रहा है और वो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी दुनिया हमारे बयानिए को तकवीत दे रही है, हमें समझ रही है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा हमने कुर्बानियां दी हैं, तो महमूद खान अचकजई जैसे सियासतदान इस मुल्क की जो कौमी सलामती के बयानिए को दुश्मन के साथ मिला रहे हैं, इंतहाई अफसोसनाक अमर है ये। ठीक है, अली फुरकान साहब आप क्या समझते हैं हमारे शहदा के जो हज़ारों कातिल हैं, इनको इस तरह से मुफ्त में इस तरह की वकील मिल जाना, आपको नहीं लगता कि जो उनका एक बयानिया है हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, हमारे शहदा के ख़िलाफ़, हमारे अवाम के ख़िलाफ़, उसको इससे तक़वियत मिलती है? अली फुरकान साहब। देखिए, महमूद अचकजई एक सीनियर सियासतदान हैं और उनकी एक तारीख रही है, उनकी यकीनन पख्तून है, उनकी पख्तूनों के हवाले से सियासत पख्तून उनकी सियासत करते हैं, और दोनों तरफ जो है वो अफ़गानिस्तान की तरफ जो पख्तून है और जो पाकिस्तान में रहने वाले पख्तून हैं, उनके एहसासात को जो है वो समझते हैं, देखते हैं, तो उनके बयान को एक सीनियर सियासतदान है, हमें उसी अंदाज में लेना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमने पाकिस्तान के जो अहम सियासी रहनुमा हैं, क्या हमने उनको इस सारी सूरत हाल में कोई एंगेज किया? क्या पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी जो पार्लिमानी कमेटी है, क्या हमने उनको बुलाया? क्या हमने पार्लियामेंट में कोई ब्रीफिंग दी कि ये सूरत हाल जो है वो चल रही है और उससे हमने किस तरीके से नबरदज़मा होना है? उसके बाद अगर इनके बातें सुनने के बाद, उनको ब्रीफ करने के बाद अगर फिर ये चीज़ की जाती, इस किस्म का कोई बयान आता, तो हम यकीनन उसको कहते कि ये एक मुत्तफ़िका किसी पॉलिसी या किसी रियासती मौक़िफ़ के खिलाफ नफ़ी है। आपने उनसे बात नहीं की, उनको एंगेज नहीं किया। दूसरी तरफ आप देखिए कि ये बयानात जिस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं, उस वक्त में दोनों तरफ से गैर जिम्मेदाराना बयानात जो हैं वो भी यकीनन मुज़ाकरात को मुतासिर करते हैं। तो जब मुज़ाकरा, हम तालिबान का रवैया और पाकिस्तान के रवैये में फ़र्क होना चाहिए। हम तालिबान की तरह नहीं, हम एक ज़िम्मेदार मुल्क हैं, हमें दुनिया जो है वो एक ज़िम्मेदार मुल्क समझती है। हमने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है हमेशा हर अहम मुल्क में। हालिया मिसाल चाहे वो भारत के साथ जो कशीदगी थी, इसलिए हमारा मुकाबला तालिबान से नहीं है। तालिबान की गैर जिम्मेदाराना रवैये का मुकाबला हम खुद से गैर जिम्मेदाराना रवैये से नहीं दे सकते। महमूद अचकजई की बात को जो है वो सुना जाना चाहिए। वो अपोजिशन के नामजद अपोजिशन लीडर हैं। मेरे ख्याल में कौमी सलामती का इजलास बुलाया जाना चाहिए, पार्लिमानी या पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाना चाहिए, और उसके ऊपर उनकी बात को सुन के उनको ब्रीफ किया जाना चाहिए कि क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की बहुत सारी कोशिशें की, पाकिस्तान से कबायली जिरगे गए, पाकिस्तान से अरकान असम्बली का वफद गया, पाकिस्तान से उलमा के वफूद गए, मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना फजल रहमान, महमूद अचकजई अगर जाना चाहते हैं तो हुकूमत को उन्हें पेशकश करनी चाहिए कि आप जाइए, आप बात करके देख लीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है शहजाद साहब, आप भी एग्री करते हैं अली फुरकान साहब से कि महमूद अचकजई और जैसे दूसरे लोग जब तनकीद कर रहे हैं, अपने मुल्क के हवाले से बात कर रहे हैं, हमारे डराने धमकाने के हवाले से बात करें, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया है। कहीं ना कहीं वो खफा हैं, नाराज़ हैं, तो खफगी में, नाराज़ी में अपने ही मुल्क के बारे में इस तरह की बात कर देना आपको लगता है कि फिर सही है, और उसका हल ये है कि उनको बिठाया जाए, कौमी सलामती कमेटी के इजलास एक बुला लिया जाए, सबको एतमाद में लिया जाए? आप समझते हैं कि इससे चीज़ें हल हो जाएंगी? अच्छा आसमा, देखिए गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ में जो इस वक्त आपको ये तज़ाद जिसकी तरफ सारे लोग, आपने बिलखसूस सवाल उठाया है कि महमूद खान ये कह रहे हैं और बाकी लोग ये कह रहे हैं, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हमारे जो दाखिली सियासत है
वो हमारी रियासती पॉलिसियों पर असरअंदाज हो रही है और रियासत का जो हमारा एक खारजा पॉलिसी का फेस है उसका उसको मुतासिर कर रही है। अच्छा, राय आमा को हमवार करना, लोगों को एक साथ लेकर चलना, वो यकीनन हुकूमत की जिम्मेदारी हुआ करती है। उनको चाहिए कि इस सारे मामले के ऊपर पार्लियामान का इजलास बुलाएं, कौमी सलामती कमेटी में बुलाएं, लोगों को साथ जोड़ना है। तो इस हद तक तो मैं इस बात के हक में हूँ कि ये होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि महमूद खान अचकज़ई जो हैं, उनका एक दाखिली सियासत में एक चेहरा है, उनके बयानात हैं, उनका मौक़िफ़ है, उसकी कदर करते हैं। लेकिन जब आप खारजा पॉलिसी और बिलखसूस रियासती मुफादात के हवाले से बात करते हैं तो लेट्स एग्री टू डिसएग्री। हम उनके साथ इत्तेफाक नहीं भी कर सकते। हमने किसी पार्टी का ब्रीफ तो नहीं पकड़ा हुआ कि हम उनकी सफाइयाँ देते फिरेंगे। लेकिन ये बात ठीक है कि हमें हाउस इन ऑर्डर करके आगे चलें तो हमारे लिए आसानियाँ होंगी। लेकिन अगर हम घर में काफ़ी सारे मसाइल जो हैं अटेंडेड छोड़ के तो आगे बढ़ेंगे तो मुश्किल होगी। ब्रेक लेना है। नौशाद साहब, हमें ख़ुद पहले अपने मामलात सही करने हैं, उससे जो अभी हमें मुश्किलात फेस करना पड़ रही हैं वो फेस नहीं करना पड़ेंगी। शहजाद साहब ये फरमा रहे हैं। देखिए, मामलात ही सही करने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए ये सारी एफर्ट्स जो हैं वो की जा रही हैं और जो पॉलिसीज हैं वो बड़ी डिफाइंड वे में आपके सामने आ रही हैं। अचकज़ई साहब पाँव पकड़ना चाहते हैं किसी के, तो उन्हें कह देना चाहिए कि आप जाके किसी के पाँव पकड़ के बात बना लें। अगर मान जाएं तो कोई मुज़ायका नहीं है। अचकज़ई साहब को कहना चाहिए कि वो चले जाएं। रियासत को भी उनको छोड़ के आना चाहिए वहां जहां जाके वो पाँव पकड़ना चाहते हो। उन लोगों के जो उनके बच्चों के, उनकी बेटों के, उनके जवानों के कातिल हैं, जरूर जाएं। वो अगर वो चाहते हैं, ख्वाहिश करते हैं, बल्कि उसको टीवी पे लाइव दिखाना जाना चाहिए कि वो कैसे पाँव पकड़ रहे हैं और कैसे पाँव पकड़ के बात करना चाहते हैं और वो कौन सी बात होगी जो इससे पहले नहीं की गई, वो कौन सा ऐसी जुबान होगी जो इससे पहले उनके साथ नहीं बोली गई, उन दहशतगर्दों के साथ वो बातचीत नहीं की गई। दुनिया का हर तरीका आजमाने के बाद अभी अली फुरकान साहब ने बताया कि जी उलमा के डेलीगेशंस भी गए, दूसरे मामलात भी किए, हर चीज की। तो उसके बाद भी अगर किसी को ये ख्वाहिश है कि जनाब उनके पास कोई ऐसा तरीका है कि जी पाकिस्तान का तरीका ठीक नहीं है, वो जो पता नहीं शायद कौन सी नेशनैलिटी रखते हैं उनका तरीका ठीक है, तो उनसे कहें जाके आप वहां कर लें। और भी लोग मीडिएट कराने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा अच्छा हो। मैं मैं बड़ा खुश हूं अगर अमली तौर पे वो जो है ना वो पैदल ही बेशक चल पड़े, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो यहाँ से सरहद पे जाएं, वैसे भी पीटीआई फैसिलिटेट करेगी। उनके वो मुश्तरका जो है वो रहनुमा बन चुके हैं, वो वहां से यहाँ से बॉर्डर पार कराएं उनको, उनसे कहें जी जहां जाके आप जिसके पाँव पकड़ना चाहते हैं पीछे हम लाइव कैमरे लगा देते हैं, जो तरीका आप इख्तियार करना चाहते हैं करके हमें दिखा दें या आप अलहदा से कर लें। अगर मना लें, बात मान जाएं, तो फिर जो है ये मुज़ाकरात जो है उनकी टर्म्स के हिसाब से आगे चला लेंगे। ये फजूल बातें हैं, ये मैटर नहीं करती, ये चीजें मैटर नहीं करती। जब पॉलिसीज डिसाइड हो जाती हैं और जब पॉलिसीज आगे बढ़ रही होती हैं, तो अगर कोई फर्ज कीजिए कि इस तरह की कोई बात कर भी देता है, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी नजर में तो ये मौजूद बहस होना भी नहीं चाहिए कि वो क्या समझते हैं और क्या नहीं समझते, क्योंकि ये बात आज की नहीं है। दिहाइयों में हमने अभी तक बच्चे को पाकिस्तान के पता है कि अब मामलात क्या हैं और हमने क्या पॉलिसी इख्तियार करनी है और उसके ऊपर क्या बात। और बैरिस्टर गौहर से ये सवाल हुआ, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमें कोई मुज़ाकरात नहीं करने जो हमारे बच्चों को मारते हैं, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उन्होंने ये जवाब दिया। लेकिन जिस किसी ने ये जवाब दिया, लेकिन उसके बावजूद हमारी बहुत सारी सियासी जमातें जो हैं इस मौके से ये बातें करके कोई ऐसा जाती मुफाद हासिल करना चाहते होंगे जो मेरे और आपकी नजर में नहीं होगा। ठीक है, आजम साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि असल बात यह है कि अपोजिशन के मौक़िफ़ को जिस तरह से अवामी पजीराई दाखिली मसाइल के ऊपर मिली है, वो ज़रूरी नहीं कि इंटरनेशनल मामलात पर मिले। आप देखिए कि इवन इस मामले पर कौम इस तरह से यकसू है कि बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कि हम रियासत के साथ खड़े हैं, तो इसका मतलब ये है कि लोगों को साथ लेना या इज्तिमाई दानिश को साथ लेकर चलने में कोई हर्ज नहीं है। और इज्तिमाई दानिश दुरुस्त है, इस वक्त लोगों ने अचकज़ई को कोई पजीराई नहीं बख्शी। आजम साहब, और मैं फरूकी साहब की बात की हमायत करता हूँ। अचकज़ई साहब का जो बयान है वो इंतहाई भोंडा बयान है। आपको मैं क्या ज़बान के खिलाफ इस्तेमाल करूँ, वो सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए अपनी एक अपोजिशन की सीट पक्की करना चाहते हैं, अदरवाइज उनका क्या स्टेक है पाकिस्तान के साथ। ठीक हो गया जी, ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में और ब्रेक के बाद मिलते हैं तो कुछ दीगर टॉपिक्स जो हैं, दीगर मौज़ूआत जो हैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। साथ रहिए हमारे।
वेलकम बैक जी। बात अब करेंगे केपी में गवर्नेंस से जुड़े बहुत सारे मसाइल में से एक तालीम पर हुकूमती अदम तवज्जुही की। ज़लज़ले से मुतासरा सरकारी स्कूलों के खस्ता हाली पर सुप्रीम कोर्ट ने अज़ख़ुद नोटिस की समाअत करते हुए केपी हुकूमत पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। अदालत ने कहा, नाजरीन के ज़लज़ले को 20 साल हो चुके हैं लेकिन अब भी स्कूलों की तामीर मुकम्मल नहीं हुई। एडिशनल सेक्रेटरी तालीम ने अदालत से दरख्वास्त की मजीद वक्त दिया जाए। सर्दियों में बर्फानी इलाकों में तामीराती काम बड़ा चैलेंज होता है, जिस पर अदालत ने मजीद 6 माह की मोहलत दे दी। यहाँ सवाल ये है कि केपी में गवर्नेंस वज़ीर आला की तरजीह क्यों नहीं है? ये स्कूल तो 2005 में मुतासर हुए थे। 20 बरसों में 10 बरस तो यहाँ कप्तान के खिलाड़ी हुक्मरान रहे। आखिर कौम और खैबर पख्तूनख्वा के मुस्तकबिल से जुड़े इस अहम तरीन मसले को नज़रअंदाज क्यों किया गया? केपी में स्कूलों की जो हालत ज़ार है वो तो अलग है। लगभग 47 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, लेकिन हाल ये है कि साबिक वज़ीर आला भी पेशावर से अडयाला तक दौड़ें लगाने में मसरूफ़ रहे और मौजूदा वज़ीर आला ने भी गवर्नेंस के हवाले से अब तक कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया है, यहाँ तक कि एक बयान भी नहीं दिया। ये तर्ज़ हुकूमत सियासी खुदकुशी नहीं? क्या सिर्फ इमरान खान की रिहाई के एजेंडे से पीटीआई सियासी तौर पर तवाना रह सकती है? क्या गवर्नेंस के इश्यूज़ की उसे सियासी कीमत अदा नहीं करना होगी और क्या वो ये कीमत अदा करने के लिए तैयार है? बताइएगा अली फुरकान साहब। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है या उनकी जो डायरेक्शन है, ये पहली दफ़ा नहीं है। इससे पहले भी जो है वो ये डायरेक्शन दे चुके थे। अब की बार तो उसमें तोसी की गई है और उसमें उनको साथ ये तंबीह की गई है कि ये 1 साल 2 साल की बात नहीं है। 20 साल हो चुके हैं, ज़लज़ले के स्कूल अभी तक नहीं बन सके। अगर ये मामला किसी और मुल्क में होता या एक किसी जमहूरी मुल्क में हम किसी भी जगह पे, तो ये सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत तस्वर होती इदारों के अंदर, जिसकी यकीनी तौर पर कोई हमायत नहीं कर सकता। लेकिन आप देखिए कि ये मफादे आमा का मामला है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें मुदाखलत करना पड़ी कि आप 20 साल से जो स्कूल जो मुतासिर हुए थे ज़लज़ले में, वो अभी तक आप बहाल नहीं कर सके हैं। तो इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि हुकूमतों के लिए एक तो अलमिया अपनी जगह है, लेकिन ये खुद से हमारी जो हुकूमतें हैं वो मुदाखलत का मौका देती हैं दूसरे इदारों के, वो आपके अंदर आके मुदाखलत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देनी पड़ रही है, ये कितनी अफसोसनाक बात है। वहाँ पे जो है वो 6 हुकूमतें जो है वो गुजर चुकी हैं। ज़लज़ले के बाद से ये 6ठी हुकूमत है जो केपीके में आ चुकी है और वो स्कूल अभी तक मुतासिर जो है वैसे के वैसे हैं। बच्चे सर्दी में, शदीद मौसम में, बारिश में 20 साल से जो है वो कैसे क्या तालीम हासिल कर रहे होंगे, आप इससे खुद अंदाज़ा लगाएं। तो हमें इन तमाम हुकूमतों को जो है मैं उनको मुर्दे इल्ज़ाम समझता हूँ जो पिछली 6 हुकूमतें केपीके में रही हैं कि उन्होंने इसमें नहीं किया। तो हम कैसे किसी इदारे को जो है वो कह सकेंगे कि वो मुदाखलत कर रहे हैं, जबकि मफाद आमा का इतना बड़ा मामला है, उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है तो हम यकीनी तौर पे उनकी साथ हमायत करते हैं और उनकी डायरेक्शन के ऊपर अमल दरामद जो है वो होना चाहिए। शराज साहब, क्या वजह है सर कि गवर्नेंस के इश्यूज केपी हुकूमत की तरजीह मालूम ही नहीं होते हैं? अपने लीडर की रिहाई के लिए अगर हम बात करें तो जो उनकी कोशिशें हैं वो ज़ाहिर है पीटीआई का हक है, लेकिन सारा फोकस सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पर कर देने पर आपको नहीं लगता कि ये तो इश्यूज फिर वहीं के वहीं रहेंगे, आवाम जो है वो नाला हो जाएंगे एक दिन उनसे? आसमा साहिबा, ये एक दिन का मामला नहीं है, ये पिछले 20 साल का मामला है और 20 साल में जिस तरह अली ने फरमाया कि 6 हुकूमतें आ चुकी हैं, जिनमें से तीसरी हुकूमत पीटीआई की है, तो ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पीटीआई की भी बनती है, मगर उसके साथ साथ वो बाकी सारे लोग भी शामिल हैं, वो हुकूमतें भी शामिल हैं कि उन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर कोई कमीशन बना के सुप्रीम कोर्ट को इसकी पूरी डेप्थ और डिटेल में जाना चाहिए कि किसने ये शुरू किया, कहाँ रुका, कैसे रुका, क्या हुआ और अब तक इसमें क्या नहीं हो सका। नंबर 1। नंबर 2, देखिए हमारी बदकिस्मती है कि हम बहुत ज्यादा चीजों को सियासत में ले आते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर सूबे के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो वजीर आला हैं, अगर वो अपनी काबीना बनाने के लिए अपने बानी से मुलाकात करना चाहते हैं तो उसमें क्या मसला है? आप उन्हें मिलने दें, आप मिलके वो अपनी काबीना बनाए, उसके बाद उन्हें काम करने दें। हाँ, ये जो चीजें सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट की है, बदकिस्मती ये है कि कई मामलात में हमारी अदलिया को इसके अंदर इंटरफेयर करना पड़ता है, जहां पे वो रियलाइज करते हैं कि इंतजामिया उसके ऊपर काम नहीं कर रही। ये खाली पीटीआई की जिम्मेदारी नहीं थी, ये केपी के अवाम का आर्टिकल 25A के तहत उनकी ये बुनियादी यानी एक हक था कि उन्हें आइन के तहत ये हक दिया जाए जो फ्री एजुकेशन का, मगर अनफॉर्चुनेटली ये हक उन्हें नहीं दिया गया। इसमें अब ना सिर्फ केपी के गवर्नमेंट को बल्कि वफाक को चाहिए है और बाकी सूबों को चाहिए है कि वो इसमें देखें कि बिकॉज असल चीज तालीम है और तालीम के बुनियादी हक से वहां पे बहुत बड़ी तादाद में बच्चे मौजूद हैं। एनजीओ का बड़ा रोल यहाँ पे मैटर करता है कि एनजीओ तो जो पूरे मुल्क में कहीं ना कहीं तालीम के हवाले से कुछ ना कुछ कर रही है, केपीके में उनका क्या रोल रहा, क्या इस पे कोई रिपोर्टें सामने आई? तो ये सारा डाटा इकट्ठा करके एक मुनज़्ज़म कैंपेन करके मेरे ख्याल है इन स्कूलों को जल्दी रिस्टोर कर
देखें, मैं ये मानती हूँ कि आप बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, बड़ी खूबसूरती से बहुत सारे मौज़ूआत से हमारी तवज्जो हटा भी देते हैं, टाल भी देते हैं बहुत सारी बातों को। लेकिन अब मैं आपसे पीटीआई का पूछ रही हूँ, गवर्नेंस पे क्यों ध्यान नहीं है? आप मामला घुमा फिरा के एनजीओज़ पे ले गए। सर ऐसे तो ना करें, आज वैसे भी आखिरी शो है मेरा, आज तो बिल्कुल ऐसे ना करें। नहीं, मैं वो गुजारिश करता हूँ। देखिए, मैंने पहले कहा कि पीटीआई ने 10 साल हुकूमत की, वो रिस्पॉन्सिबल है 20 साल में। सही बाकी कह लोग रही है, भी बड़ी रिस्पॉन्सिबल खूबसूरती हैं। से शराज साहब चीज को घुमा के ले गए आगे। गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जहाँ पे आप उनको गवर्नेंस करने भी तो दें ना, जहाँ पे हाँ। उनके पास फेडरल गवर्नमेंट थी वहां तक वो रिस्पॉन्सिबल है, जहाँ आप उनको गवर्नेंस करने ही नहीं दे रहे तो चले वो ये responsible आजम नहीं साहब है। से पूछ लेते हैं। आजम कहाँ साहब, पे governance? आजम साहब नहीं, गवर्नेंस शराज करने साहब से- देना, नहीं, गवर्नेंस बड़ी- करने दें, बड़ी- क्योंकि देखें हो अब ये रहा नहीं, है, क्या आप governance? उन्हें मुझे गवर्नेंस बताएं, नहीं क्या करने है? दे रहे आजम मलिक साहब, और नहीं, आप क्या लोग नहीं कामयाब हो governance रहे हैं करने अपने दे रहे? मकासद में, नहीं, क्योंकि आसमा- अभी आसमा मुझे आजम साहब अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ है पेशावर के अंदर, तो सर्वे के दौरान लोगों ने मरियम नवाज की कारकर्दगी को बेहतर करार दे दिया है। तो जिम्मेदार जो है ना फिर आप हैं, ये सारी प्लानिंग जो है ना ये पंजाब में बैठे हुए लोगों की है। भाई आप उन्हें गवर्नेंस करने दें तो फिर वो क्यों मरियम साहिबा को अच्छा, फेवरेट करार अच्छा। देंगे? तो ये आप कर रहे हैं सोची समझी साजिश के अच्छा तहत। नहीं, अच्छा मुझे ये बताएं कि जो कोहस्तान करप्शन स्कैंडल था वो मरियम नवाज साहबा ने किया वहां पे जाके 40 अरब रुपया उन्होंने कमाया है। नई सुहेल अफरीदी साहब ने जो नई कबीना बनानी है उसके लिए फी कैबिनेट मेंबर जो है वो 2-2 अरब रुपए की डिमांड मरियम नवाज साहबा ने की है, या वो पंजाब ने किया, आपने किया, मैंने किया, इखराज साहब ने उनको कोई ऑफर किया है? एक मिनट शाह साहब, एक मिनट बात तो सुने ना, आप मेरी भी तो सुन लेना। आपने घुमा फिरा के बात एनजीओ पे कर दी है। मुझे ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में ये तीसरी हुकूमत है, तवील इक़्तिदार के बावजूद मुझे कोई एक प्रोजेक्ट इनका बता दें। एक प्रोजेक्ट था जो 15 अरब से शुरू हुआ, 120 अरब पे पहुंच गया, आज तक वो मुकम्मल नहीं हो सका। मुझे देखें, मेरी बात सुने, ये सिर्फ दावे किए हैं 3 हुकूमतों के अंदर इन्होंने क्या किया है? सिर्फ वफाक पर चढ़ाई की है, पंजाब को गालिम गलोच किया है। पंजाब के अंदर जो है वो ये चाहते हैं कि पंजाब के बॉर्डर्स खोल दिए जाएं और अफगानिस्तान से जो क्लाशनकोफ कल्चर है वो वाया केपी पंजाब के अंदर आ जाए और दूसरे सूबे में फैला दिया जाए। ये इनकी कारकर्दगी है। मुझे बताएं, अली मीन गंडापुर साहब ने जो 2 साल रहे, उनको कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट मुझे बता दें। इससे पहले महमूद साहब का प्रोजेक्ट बता दें, खटक साहब का कोई प्रोजेक्ट बता दें। देखें, तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे केपी के अंदर जवाल का शिकार हैं। स्कूल तबाहाल हो चुके हैं, 20 टाइम साल थोड़ा हो गए, सा एक कम स्कूल है, इन्होंने नहीं बनाया। टाइम थोड़ा सा कम है, मुझे और लोगों की तरफ जाना है। आजम साहब आपका मौक़िफ़ आ गया सामने। नौशाद साहब, एक मुहावरा, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। यहाँ के वज़राए आला ने कुछ किया हो ना किया हो, सारी तवज्जो बानी की रिहाई पर रखी हो। बानी खुद जो है पीटीआई के, उन्होंने भी एक अरसा हुआ है कभी एजुकेशन को लेकर, कभी सेहत को लेकर कोई ट्वीट नहीं किया है, कोई हिदायत नहीं की है। सारी तवज्जो उनकी अपनी रिहाई से जुड़े जो मामलात हैं उन पर रहती है। सर वैसे सच्ची बात अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको जो दिल की बात है वो ये है कि किसी भी हुकूमत की, चाहे वो सूबाई है, वफाकी है, तालीम उसकी तरजीह नहीं है, ना ही सेहत उसकी तरजीह है। और इसकी एक बड़ी वजह जो मैं आपको बताऊं, आप ये देखिए कि हमारे यहाँ तालीम को ना वो कर दिया गया है, सबलेट कर दिया गया प्राइवेट इदारों के लिए, और कोशिश ये की जा रही है कि ये बोझ अपने से उतार लिया जाए। नौशाद साहब, यही मामला लेकर हम शहजाद साहब की तरफ चले जाते हैं। शहजाद साहब, आप फरमाइएगा, 2 हफ्ते हो चुके हैं, अभी तक हम देख रहे हैं केपी जो है वो बिना काबीना के चल रहा है, तो फिर गवर्नेंस कहाँ पर होगी, कैसे होगी? अच्छा, वो मुझे मुनीर नियाजी याद आ गए। आज आपने शुरू में कहा कि आखिरी प्रोग्राम है, तो अल्लाह ताला आसमा आपको उम्र खिज़र अता करे, आप उसकी वजाहत खुद ही दे दें, ये ऐसा तो नहीं है। लेकिन मामला ये है कि मुनीर नियाजी ने कहा था हमेशा देर कर देता हूँ मैं। ओ भाई, आप कह रहे हैं 20 साल हो गए ज़लज़ले को, पाकिस्तान बने हुए 78 साल हो गए, आपने क्या कर लिया भाई? अरे वाह। और नौशाद साहब की आवाज़ मक्के और मदीने मुझे बताएं कि आज तक, जब तक ये फेडरल सब्जेक्ट रहा एजुकेशन, अब आपने सूबों के मत्थे मार दिया है। 3% से ऊपर कभी आपने बजट का, जीडीपी का नहीं दिया आपने उसको। और अब आप, मेरा ख्याल है अगले स्टेज में इसको बल्दियाती हुकूमतों के मत्थे मार देंगे ताकि एजुकेशन और हेल्थ पे आपको काम ना करना पड़े, क्योंकि ये हमारी कभी तरजीह रही नहीं है। अगर हमने आवाम को तालीम दे दी तो उसके बाद तो लोग सवाल पूछेंगे, और सवालों के जवाब हमारे पास है नहीं। 78 साल हमने ऐसे निकाले हैं, तो अगले 178 साल भी हम ऐसे निकालना चाहते हैं। हम सारे लोग ना सिलेक्टिव गजनी हैं, हम ना एक सिलेक्टिव एरिया पकड़ लेते हैं और पीटीआई को, अच्छा पीटीआई को फांसी लगा दो यार, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जब बीबी बेनज़ीर शहीद ने मार्च किया था नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़, तो क्या वो चढ़ाई नहीं थी? या जब मियाँ नवाज शरीफ निकले थे बेनज़ीर के ख़िलाफ़, तो क्या वो चढ़ाई नहीं थी वफाक के ऊपर? अच्छा, अब ये कोई नया काम हो रहा है? ये पहली दफ़ा हो रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि एक सूबाई हुकूमत जो है वो चढ़ाई कर रही है वफाक पर। और भाई, जिस तरह हम वफाक को चला रहे हैं उसके नतीजे में ये होता रहा है और होता रहेगा जब तक हम अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करते, अपने दाखिली मामलात और
जो खारजी मामलात हैं उनको अलग अलग नहीं करते और अपनी सियासत को सीधा कर लें। अगर हम रियासती मामलात को अलग कर दें और जो गवर्नेंस के मामलात हैं वो अलग कर दें तो उसके बाद चीज़ें ठीक होगी। अगर मैंने और आपने अब वो सारे कह रहे हैं जी लाहौर में ये हो गया तो पंजाब सिर्फ लाहौर का नाम नहीं है। आप जाके साउथ पंजाब में देख लें, नौशाद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। सिंध में क्या भैंसें नहीं बंधी हुई स्कूलों के अंदर? ये कौन सा तरीका है कि आप एक आदमी को पकड़ लें, उसको फांसी लगा दें, मुझे कोई इतराज नहीं, केपीके से निकाल दें यार उनको। वो तो बिल्कुल थर्ड क्लास हुकूमत है, वो उनको तो हुकूमत करनी नहीं आती। तो जिनको करनी आती है उन्होंने अपना 78 सालों में क्या किया है। तो इस तरह सिलेक्टिव आप न किया करें भाई। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया शहजाद साहब तो क्यों पेशावर के लोग सर्वे में मरियम नवाज साहिबा की तारीफ कर रहे हैं? अगर कुछ नहीं किया तो भाई वाह अल्लाह तेरा भला करे। मैं कहता हूँ कमाल नहीं होगी वो जिस तरह आप शिराज को कहते हैं ना, वो मामलात को घेर घार के उठू के तो एनजीओ की तरफ ले जाती हैं। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो घुमा फिरा के हर चीज जो है वो मरियम की तारीफ में या नवाज शरीफ के खिलाफ की तरफ ले जाते हैं। तो मतलब हमें ये सिलेक्टिव गजनीपुना छोड़ना पड़ेगा, इस तरह ना करें। अपने आप को खुद लाइटली ना लें, अपने आप को संजीदगी से लेंगे तो मेरा ख्याल है बतौर कौम हम आगे निकल सकते हैं। वरना ये बहस हम 10 साल बाद भी कर लेंगे। आप अभी भी देख लें 70s के अखबार अक्सर आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे, चीनी फिर बढ़ गई और चीनी पता नहीं कहाँ चली गई और आग लग गई। तो हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं जहाँ 70 की दौर में खड़े थे और अल्लाह के हुक्म से 2070 में भी वहीं खड़े होंगे। तो परेशानी क्या है आपको? ठीक है, अब तो हमें यूज्ड हो जाना चाहिए, आदी हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया शहजाद अनवर फारूकी साहब आपका, अली फुरकान साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब, शराज हसनात साहब, आज़म मलिक साहब। आज हमारे पास ये 4 के बजाय 5 गेस्ट थे। 5 गेस्ट इसलिए थे कि आज आखिरी शो है मेरा न्यूज़ 1 के साथ। जैसे अभी शहजाद साहब ने कहा कि मैं वजाहत कर दूं, तो बिल्कुल जी इसकी वजाहत करेंगे। आपको बताएंगे कि आज हमारे ये जो तमाम मेहमान हैं, ये वो मेहमान हैं जो बहुत सारे सितारे होते हैं, कहते हैं एक चांद होता है, लेकिन ये जो 5 लोग आज हमारे साथ मौजूद थे ये मेरे लिए चांद की हैसियत रखते हैं। वो सारे मेहमान जो हमारे साथ आते रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में, उन तमाम का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अब जाते जाते जाने की बात, न्यूज़ 1 से मेरा यानी आसमा इकबाल का जो सहाफ़ती ताल्लुक़ है आज अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। लगभग 1.25 साल आज 7 बजे में मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि शो में डिस्कस होने वाली जो ख़बर है वो हर जाविये से अपने नाज़रीन के सामने लाई जाएँ। जो उमूमन जाविये रह जाते हैं उनको डिस्कस किया जाए। मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए न्यूज़ 1 चैनल के जो प्रेसिडेंट हैं चौधरी औरंगज़ेब साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फैसल राव साहब, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग जाने माने सहाफ़ी आरिफ महमूद साहब और इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ काशिफ रफ़ीक साहब की खास तौर पर शुक्रगुजार हूँ, जिनकी मदद से ये शो जो है एक अच्छे और प्रोफेशनल अंदाज से ऑन एयर होता रहा। यहाँ मैं अपने तज्ज़ियाकारों का खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो अगर नहीं होते मेरे साथ तो ये न्यूज़ शो जो है ये ऑन एयर ही नहीं हो सकता था और ना आप खबर में छुपी जो खबर है उस तक पहुंच पाते। जाते जाते न्यूज़ 1 उसके वर्कर्स, इंतज़ामिया, टेक्निकल टीम, न्यूज़ टीम और सब के लिए नेक ख्वाहिशात। मेरी और आपकी मुलाकात जो है वो जल्दी किसी और स्क्रीन पर हो रही होगी, लेकिन इस स्क्रीन पर आज 7 बजे का शो जो है वो होता रहेगा। यहाँ आप जुड़े रहिएगा। इस सफ़र में जिन लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, मेरे जो टीम मेम्बर्स हैं, ख़ास तौर पर ज़ीशान महमूद शानी साहब जो हैं, मोहम्मद बिलाल जो मेरे रिसर्चर हैं, एहसान कोहाटी जो हमारे लिए स्क्रिप्ट और बाकी मामलात देखते रहे, उन तमाम का भी बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मुझे कुछ बेहतर दिखाने वाली स्क्रीन पर मेरा मेकअप करने वाली मेरी मेकअप आर्टिस्ट, और मेरी मेकअप आर्टिस्ट से ज़्यादा मेरी बहन, मेरी बेस्ट फ्रेंड रीमा का। रीमा यहाँ पर हमारी न्यूज़ 1 में हमारी मेकअप आर्टिस्ट हैं, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट हैं इस वक्त इंडस्ट्री में और बेस्ट खातून हैं, बेस्ट इंसान हैं, ये मैं उनके लिए कहना चाहूँगी। और आज प्रोग्राम में जाते जाते दिल ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा उदास है। हमारे कैमरामैन मौजूद हैं, स्टूडियो के लोग हमारे मौजूद हैं, सब के लिए, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जो मिस करने जा रही हूँ वो मैं रीमा को मिस करने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे मामलात हम मेकअप रूम के अंदर डिस्कस किया करते थे, बहुत सारी चीज़ें। तो जी बहुत सारी चीज़ें हम मिस कर रहे होंगे, लेकिन आपने मिस नहीं करना है। न्यूज़ 1 से आपने जुड़े रहना है और नई स्क्रीन जहां आपसे मुलाकात हो रही होगी उससे भी आपने कोशिश करनी है कि जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया आपका।